नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में और ये वीडियो पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट रहेगी जनरल साइंस के क्वेश्चंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बोलता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ अब्जॉर्ब्ड वाटर बाई प्लांट्स इज लिबरेटेड आउट बाई। जो हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, पानी को ज़मीन से लेते हैं, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। अब बोल रहा है कि जो एक्सेस वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी अगर उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया है तो वो उस पानी को कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे लिबरेट आउट करेंगे। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न या फिर ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स। इनकी कोई प्लांट है हमारे पास, ये मान लो हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास उसके लीव्स आगे, ठीक है, ये उसके लीव्स आगे, फिर ये हमारे पास स्टेम होगी, ये रूट्स आ गई, और ये मान लीजिए हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है। तो इन पार्ट्स, जैसे कि स्टेम होगी, स्टेम में से वाटर का निकलना, लीव्स के पार्ट में से वाटर का निकलना, और फ्लावर पार्ट्स, जो फ्लावर है उसमें से भी उनके पानी की लिबरेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर डी आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, बोलता है ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू ए प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स। इवेपोरेट हो जाएगा वो वाटर एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स कौन कौन से आगे, जैसे कि हमारे पास लीव्स हो गया, स्टेम्स हो गए और फ्लावर्स हो गए, ये हमारे पास एरियल पार्ट्स आ गए, और इनके द्वारा पानी क्या है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब बोल रहा है वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स बट ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप बाय द रूट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। पानी जो है वो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन कम मात्रा में पानी का यूज़ जो है वो पौधा करता है अपनी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से इवेपोरेट आउट हो जाता है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है हाउ कैन बी अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल सेपरेटेड। एक मिक्सचर है किसका, वाटर का और अल्कोहल का, ठीक है। इनकी हमारे पास एक बीकर है, एक गिलास है, उसमें पानी है और साथ में क्या है, अल्कोहल है, साथ में अल्कोहल है, वो क्या है, एक मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे, इस मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे करेंगे। ऑप्शंस देखो, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिसेंटेशन या फिर डिस्टिलेशन। तो हमने हमारे एनसीईआरटी जो सीरीज चली हुई है एचपी टैट के लिए केमिस्ट्री में, वहाँ पे भी पढ़ा है हमने कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल को कौन सी प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम वाटर एंड अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए हमारे पास, दोनों ही सॉल्यूशन का या फिर लिक्विड्स का, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। आंसर डी हमारे पास बिल्कुल सही है, और एक्सप्लेनेशन बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एट 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अल्कोहल जो है वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है। द वेपर्स आर कंडेंस्ड इन ए कंडेंसर एंड अल्कोहल इज कलेक्टेड इन ए रिसीवर। अब जब 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा, अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद उसको कंडेंसर के थ्रू हम क्या करेंगे, पास करेंगे और एक रिसीवर में उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल आ गया और वाटर जो है वो एज सच रह गया
उस गिलास में या उस बीकर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? उत्तक। उत्तक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है हिस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दैट इज हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या है आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है। और अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। बोलता है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी व्हाइल द स्टडी रिलेटेड टू ग्रास इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ग्रास। स्टडी ऑफ ग्रास, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। अब बैक्टीरियोलॉजी की बात करेंगे। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में फिर से देखेंगे स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ये देखिए स्टडी रिलेटेड टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। तो हम बोलेंगे कि बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टडी से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने स्टडी ऑफ टिश्यू करा, स्टडी ऑफ ग्रास करा और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो ये भी हमने बात करी हमारी एनसीईआरटी जो सीरीज है एचपी टेट केमिस्ट्री के लिए, वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी थी कि मिल्क को जो दूध है हमारे पास, मिल्क है, उसको दही में कन्वर्ट करना है तो वो कौन करता है? ऑप्शंस देखो, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, रिजोविया या फिर रेहिजोपस। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये क्या है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है और यही मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, यही दूध को दही में कन्वर्ट करता है और इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी हमारे पास सही हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। इट कन्वर्ट्स द एंजाइम लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये क्या करता है? एंजाइम लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान में बात रखनी है, लैक्टोज को क्या करता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और ये लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? कर्ड में पाया जाता है। विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड इम्पार्टिंग द सोअर टेस्ट टू कलर। और यही एसिड जो है, इसी एसिड के कारण दही का खट्टापन होता है, या दही का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है डैश इज टर्म दैट डिनोट्स द श्रिंकिंग ऑफ मसल फ्रॉम द लैक ऑफ यूज। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर हम किसी मसल का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है? मसल जो है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और वो किसी काम का नहीं होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा हाथ है, अगर हम हाथ का यूज़ नहीं करेंगे तो हाथ के मसल जो हैं वो सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, हाथ के मसल सिकुड़ जाएंगे और हाथ जो है वो हमारा खराब हो जाएगा। तो बोलता है कि कौन सी टर्म जो है वो इसको बताती है? ऑप्शन देखो, ग्लाइकोमा, एट्रोफी या फिर सार्टिस या फिर हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज एट्रोफी। एट्रोफी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी हमारे पास सही हो गया और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन में क्या है? एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि मसल एट्रोफी इज व्हेन मसल वेस्ट अवे। जब हमारा मसल जो है वो खराब हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तब हम बोलते हैं एट्रोफी। यही क्वेश्चन का आंसर है। द मेन रीजन फॉर मसल वेस्टिंग इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब हम कोई भी फिजिकल कार्य नहीं करते हैं, उस मसल का यूज़ नहीं होता है फिजिकल एक्टिविटी में, तब वो मसल जो है वो खराब हो जाता है, वो मसल जो है वो सिकुड़ जाता है। दिस कैन हैपन व्हेन ए डिजीज और इंजरी मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर यू टू मूव एन आर्म और लेग। और यही कारण है कि आप अपने बाजू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप अपने टांग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
इसी वजह से ये मसल एट्रोफी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है द सोडियम एंड मर्करी स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप ड्यू टू। तो जो हमारी स्ट्रीट लैंप्स होती हैं कौन सी, जिनमें सोडियम होता है, मर्करी होता है, तो वो जो है वो किस तरह से जगमगाती हैं, वो लाइट अप कैसे होती हैं, किस कारण होती हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, एटॉमिक एमिशन, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर पोलराइजेशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एटॉमिक एमिशन। एटॉमिक एमिशन। अब सोडियम है तो सोडियम लाइट में सोडियम होगा, सोडियम क्या है, एटम से बना हुआ होगा। मरकरी है, मरकरी भी एटम से बना हुआ होगा। तो उन एटम की एमिशन के कारण जो है वो स्ट्रीट लैंप जो है वो लाइट अप करती है, जगमगाती है, जगती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल सही बात है। अब एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। सोडियम एंड मर्करी स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप ड्यू टू एटॉमिक एमिशन, ये बात सही है। द इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म द फिलामेंट हिट सोडियम एंड मर्करी एटम्स ड्यू टू विच देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स एंड रिलैक्स बाय एमिटिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब इसमें क्या होता है कि जब हम उनको लाइट होती है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट कर जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं और हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो क्या होता है, लाइट एमिट होती है। क्या होती है, लाइट एमिट होती है। और कौन सी लाइट होती है, वो मोनोक्रोमैटिक लाइट। और हमें क्या है, रोशनी मिलती है स्ट्रीट लाइट से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जब बच्चा जो है वो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम है, वो किस कारण होता है। ऑप्शन देखेंगे हम। बोलता है फ्लोराइड के कारण, नाइट्रेट, आर्सेनिक, या फिर लेड। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के कारण ही ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी में चाहे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, या फिर हमारे पास और एसएससी जीडी है, फिर रेलवेज हैं, और जितने भी हमारे पास एग्ज़ाम है, सेंट्रल फोर्सेस के एग्ज़ाम है, सीआरपीएफ का हो गया, फिर हमारे पास बीएसएफ हो गया, जितनी भी हमारे पास रिजर्व फोर्सेस हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ में किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे स्टेट एग्ज़ाम हो गए, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, एचपी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए जर्नल साइंस के पोर्शन के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है हमारा चैनल, और साथ में हमारी वीडियो जो है उसको भी शेयर करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नाइट्रेट। और इसी के कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। और क्या बोलता है, ये एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बोलता है ब्लू बेबी सिंड्रोम कैन काउज्ड बाय नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। जब हम पीने का पानी पीते हैं तो उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, और यही नाइट्रेट्स कारण बनते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम का। और क्यों, क्योंकि ये मिथेमोग्लोबिनेमिया काउज करते हैं। क्या करते हैं, मिथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है। नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर चेंज हेमोग्लोबिन टू मिथेमोग्लोबिन विच डिक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। तब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की वो डिक्रीज हो जाती है और व्यक्ति का शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है। इसलिए इसको बोला ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि अब ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो ब्लड की कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे बढ़ जाएगी, और उसी कारण बॉडी जो है वो नीली पड़ जाती है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट होता है, हेमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है मिथेमोग्लोबिन में। किसमें, मिथेमोग्लोबिन में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर दैट इन टर्न्स मेक द कलर ऑफ बॉडी ब्लू, और इसी वजह से क्या है, बॉडी जो है हमारी वो ब्लू हो जाती है, बॉडी का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है भाई ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर। ब्रास जो है वो हवा में क्या होता है, डिस्कलर हो जाता है, बिना रंग के हो जाता है। इसकी क्या वजह है? ऑप्शंस एल्युमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजनेटेड वाटर्स वेफर्स, या फिर एल्युमिनियम सल्फाइड। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और एक्सप्लेनेशन में बात कर रहा है नॉर्मल ब्राउन कलरेशन ऑन ब्रास विच स्लोली फॉर्म इज प्राइमरली ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। तो ब्राउन कलर जो होता है किसका, ब्रास का, वो किस कारण होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो जाती है। तो कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड्स में। द ग्रीनिश पैटिना दैट फॉर्म्स ऑन ग्लास कैन बी कम्प्लेक्स that is formed mainly due to constant exposure of hydrogen sulfide in air। तो हवा में क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, और जब ब्रास के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट होती है तो ब्रास का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो ये कौन सा, तो ये ब्राउन से क्या हो गया? ग्रीन हो गया, ब्राउन से ग्रीन हो गया। या हम बोलेंगे कि जो हमारे पास ब्रास है उसको जंग लग गया, उसको क्रोजन लग गया। ठीक है, और ये किस कारण होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ पाया जाता है? हवा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है द गैस यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग इन डीप सी डाइवर्स इज। वो कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन में मिलाई जाती है? कब? जब जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो क्या है? गैस का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिलाई जाती है? ऑप्शंस देखेंगे हम। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? बोलता है नियोन, आर्गन, नाइट्रोजन, या फिर हीलियम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज हीलियम। हीलियम इज करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं। यस, ऑप्शन डी सही है हमारे पास। अब देते हैं एक्सप्लेनेशन बोलता है ऑल गैसेस गिवन हेयर एक्सेप्ट हीलियम आर टॉक्सिक एट हाई प्रेशर। बोलता है कि जितनी भी गैसेस हैं, जैसे कि नियोन हो गई, आर्गन हो गई, नाइट्रोजन होगी, ये क्या है? ये टॉक्सिक हैं। कब? हाई प्रेशर पर क्या है? ये टॉक्सिक हो जाती हैं, इसलिए इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हीलियम जो है वो टॉक्सिक नहीं होती है हाई प्रेशर पर, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स की जाती है। व्हाइल डीप डाइविंग इवन ऑक्सीजन इज टॉक्सिक इन नॉर्मल परसेंटेजेस। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी हाई प्रेशर पर क्या होती है, या फिर हम बोलेंगे कि जब हम डीप समुद्र के बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं तो ऑक्सीजन भी एज ए टॉक्सिक गैस हमारे पास मिलती है। अ ब्रीथिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। तो ये ब्रीथिंग गैस जब हम यूज़ करते हैं, सी डाइवर्स यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस यूज़ की जाती है? मिक्स की जाती है हमारे पास हीलियम यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोलता है सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लोथ्स बिकॉज। साबुन जो है वो कपड़ों को साफ करने में हेल्पफुल होता है, क्यों होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? केमिकल्स ऑफ सोप चेंज, क्योंकि केमिकल्स होते हैं उसमें। इट इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है। इट अब्जॉर्ब्स द डर्ट, यह डर्ट को, गंदगी को अब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर इट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज इट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन। क्या करता है? ये सोल्यूशन के सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो साफ हो जाते हैं, उनमें से गंदगी जो है वो निकल जाती है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन डी हमारे पास सही है, बिल्कुल सही है। सोप हेल्प्स टू लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन, दस सोप गेट स्टिक टू द डस्ट, साबुन जो है वो डस्ट के साथ चिपक जाता है। एंड ग्रीस,
डस्ट और ग्रीस के साथ चिपक जाता है। दीज आर रिमूव बाय एक्शन ऑफ वाटर, और ये फिर पानी के एक्शन के कारण रिमूव हो जाते हैं और हमें कपड़े जो हैं वो क्लीन मिल जाते हैं, क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि कौन सा डिजीज होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से कौन सा डिजीज होता है। ऑप्शंस देखेंगे, बर्बरी, टेटनस, क्वाशियोर या फिर एनीमिया, या फिर एनीमिया। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनीमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज एनीमिया। देखेंगे, यस ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एनीमिया इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया होता है, बिल्कुल सही बात है। अब बात करता है बेरीबेरी की। बेरीबेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी होता है। आगे है टेटनस ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी जो है इसके कारण टेटनस डिजीज होता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद है क्वाशियोर। क्वाशियोर किस कारण होता है, इट इज़ ए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तब हमें ये डिजीज देखने को मिलता है जिसका नाम है क्वाशियोर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और साथ में ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।